सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इंटरफेरेंस के ही कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों प्रॉब्लम्स होंगे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उनसे रिकमेंड करता हूं कि पहला वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों ने मुझे फाइनेंशियली और मोरली बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उन्हें स्पेशल थैंक्स। मैं जल्द ही उनके नाम रिवील करूंगा एक स्पेशल वीडियो के साथ। आपके रिस्पॉन्स को मैं बहुत सराहनीय मानता हूं क्योंकि आपने इस वीडियो को, पिछले वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया है। ऐसा ही प्यार आप पूरे सीरीज को दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। देखिए आपके पास जो 10th क्वेश्चन है, कल मैंने वीडियो में 9 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो ये आपका 10th क्वेश्चन है। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर लिखा है ये, ठीक है, ब्राइटनेस आ रही है। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एडिशन ऑफ वेव फ्रंट एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको पता है, जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी उनको तो तुरंत ही पता चल गया कि ये चीज है जो है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर जो होता है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे बेस्ड होता है। पर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है? तो आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है। पहला होता है, ठीक है, पहला होता है जिसमें आप एम्पलीट्यूड को डिवाइड करते हैं, और एक और तरीका होता है जिसमें आप वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? वेव फ्रंट को जब आप डिवाइड करते हैं उसका एग्जाम्पल है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। उसका एग्जाम्पल है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म FB। फेसबुक नहीं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और एम्पलीट्यूड में जैसे आप वेज शेप्ड एयर फिल्म देखते हैं, न्यूटन्स रिंग देखते हैं, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर देखते हैं, फेब्री पेरोट देखते हैं। ठीक है, ये सारे इंटरफेरेंस के जो फिनोमिना है उसमें एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट में क्या होता है आपको याद दिलाते हैं, इसे मिटाकर ही बताते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा क्या आपको रीजन देना है। देखिए आप क्या करते हैं YDSE में, ऐसा होता है एक सोर्स से लाइट जाती है उसका आप वेव फ्रंट बनाते हैं, दूसरे सोर्स से लाइट जाती है, ये S1 है, ये S2 है, दूसरे सोर्स से लाइट जाती है उसका आप वेव फ्रंट बनाते हैं। अब वेव फ्रंट का जो पॉइंट होता है जहां कट करता है, एक दूसरे को कट करता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहां डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, जहां कट करता है उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो किस चीज का डिवीजन हो रहा है? वेव फ्रंट का। ठीक है, याद करने का तरीका है अच्छा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मैंने आपको बताया है कि YDSE के ही बेसिस पे डिपेंड होता है। बस आपको आसानी क्या हो जाती है कि आप एक बाइप्रिज्म की हेल्प से ये जो दो सोर्सेज हैं उसको जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप दो पतले पतले स्लिट्स बनाएं, आप एक बाइप्रिज्म बना लें, उसकी हेल्प से आप सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसकी हेल्प से आपने बहुत कुछ जान लिया, इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, इसके साथ और भी जितने इंफॉर्मेशंस हैं उनको लिख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इंटरफेरेंस मे बी सीन यूजिंग टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, टू इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप, टू इंडिपेंडेंट मर्क्यूरी लैंप,
टू इंडिपेंडेंट फ्लोरोसेंट लैंप या टू इंडिपेंडेंट लेजर्स। अब क्या है इंटरफेरेंस, आप देख सकते हैं दो इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप से देख सकते हैं क्या? अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप है तो आप इंटरफेरेंस देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। कोहेरेंसी के चैप्टर में ही आपको शुरुआत में ही बताया था ये सारी कहानी। बहुत घुमाता है ना? कोई पूछ भी देता है आपसे, आपने कई बार ये डाउट मुझसे पूछा था कि सर कोहेरेंसी में आखिर कहानी क्या है, कोहेरेंट लेंथ, कोहेरेंट टाइम, मैंने आपको कई बार बताया है ना। तो देखिए सोडियम लैंप क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट सोडियम लैंप लीजिएगा, पक्का है और 100% नहीं 101% श्योर है कि वो इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होंगे वो कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मर्क्यूरी ट्यूब भी नहीं होगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी नहीं होगा। हालांकि लेजर आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लेजर ही आंसर होगा। टू इंडिपेंडेंट लेजर से आप इंटरफेरेंस पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेजर जो होते हैं ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर आप दो ऐसे लेजर लें जिनकी स्टार्टिंग टाइम सेम हो, ठीक है, दो लेजर लें, स्टार्टिंग में दो लेजर्स आप लें तो उनसे जो रे निकलती है, दो रेज निकलती हैं, वो क्या होती हैं? वो हमेशा कोहेरेंट होती हैं। तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट लेजर्स की हेल्प से इंटरफेरेंस पाना संभव है। ठीक है, ये लेजर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कोहेरेंसी क्या है लेजर में, ठीक है, वो सारी चीजें आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में है, यानी फाइनल ईयर के सिलेबस में है। ठीक, उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। फिलहाल आप जान लीजिए कि इंटरफेरेंस में बी सीन यूजिंग टू इंडिपेंडेंट लेजर्स। ओके, अगला देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 times। क्या है? YDSC का एक्सपेरिमेंट है, स्लिट की सेपरेशन को 2 गुना कर दिया गया। स्लिट की सेपरेशन क्या होती है? ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले आप ये तो देखिए कि आपको इतना समझ में आ रहा है। YDSC में स्लिट सेपरेशन को कैसे दिखाते हैं? आप YDSC में स्लिट सेपरेशन को दिखाते हैं स्मॉल d से। ठीक है, तो इसी स्मॉल d को आपको बढ़ाकर 2 times ऑफ स्मॉल d कर देना है। अब सवाल क्या पूछ रहा है? द फ्रिंज विड्थ विल बिकम, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? अगर d को बढ़ाकर आप 2d कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? आप जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, जहां कैपिटल D क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन, लैम्डा तो वेवलेंथ है और स्मॉल d क्या है? स्लिट के बीच की, इन दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस है। इसी को बढ़ाकर 2d कर रहे हैं, तो जब d जो होगा आपका ये 2d हो जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा? ये बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीटा डैश इज इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन 2d, तो क्या हो गया? d लैम्डा अपॉन d क्या है आपका? बीटा है, तो ये हो जाएगा बीटा बाई 2। ठीक है, यानी बीटा डैश आपका क्या आएगा? बीटा बाई 2। क्या हो जा रही है? फ्रिंज विड्थ क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है, आधी हो जा रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो ये सवाल बिल्कुल रिवीजन की तरह है, क्योंकि इन सवालों में कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये सवाल मेरे बनाए नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल है। मैंने पहले शुरुआत थ्योरेटिकल से की है, अभी मैं फिर से आपको न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं, थोड़ी साफ सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है इफ सोर्स ऑफ लाइट इन YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if source of light in YDSC changes from red to violet, अगर source of light जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसको रेड था पहले, अब वायलेट कर दिया गया, ठीक है, देन क्या होगा? ठीक है,
तो अभी देखिए पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप अगर रेड लाइट सोर्स लें या वायलेट लाइट सोर्स लें, उसके लिए आपका क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट तो यही बनेगा, ठीक, क्योंकि इसमें पाथ डिफरेंस नहीं होता है। ओके, अब एक एक करके देखते जाइए आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं। बोल रहा है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट आप रेड से वायलेट कर रहे हैं तो फ्रिंज विल बिकम ब्राइटर। तो फ्रिंज की ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है? फ्रिंज की ब्राइटनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड A1 A2। रेड से वायलेट चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, कलर के साथ क्या चेंज होता है? कलर के साथ वेवलेंथ चेंज होता है, लैम्डा, लैम्डा चेंज होता है। एम्पलीट्यूड हम कांस्टेंट रख सकते हैं, यानी कि फ्रिंज की ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा रेड से वायलेट जाने पर, यह बात सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेंट्रल फ्रिंज विल बिकम डार्क। अगर आप यहां पर कोई भी आप वो नहीं लगाते हैं, क्या नाम है, कोई आप दूसरा मटेरियल ले आके इंसर्ट नहीं करते हैं, तब तक सेंट्रल पोजीशन पर आपको हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइट के लिए क्या होगा, आपका सेंटर वाले जो पोजीशन होगा उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना होगा? हमेशा 0 होगा। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो क्या होता है? पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो हमेशा आपको कौन सी फ्रिंज मिलती है? ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज डार्क हो जाएगी ऐसा नहीं है, चाहे आप रेड कलर लें, येलो कलर लें, वायलेट कलर लें, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा क्या होगी? वाइट होगी, ठीक है, मतलब ब्राइट होगी, ठीक है, डार्क नहीं होगी, ब्राइट होगी। तो ये बात भी आपकी गलत है। तीसरा, नो इफेक्ट है, तो चलिए ये चौथा वाला नो इफेक्ट छोड़ दीजिए। अगला देखिए, कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस मतलब आपकी फ्रिंजेस जो हैं, एक फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज ये थी, अगली ब्राइट फ्रिंज ये थी, अगली ब्राइट फ्रिंज ये थी, एक ब्राइट फ्रिंज ये है। मान लीजिए रेड में ब्राइट फ्रिंजेस ऐसे हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस कौन सी हो गई? ये वाली कॉन्जिक्यूटिव है, इसके लिए ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसके लिए ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी अगल बगल वाली फ्रिंजेस। तो बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल कम क्लोजर, यानी कि जो फ्रिंजेस हैं वो नजदीक आ जाएंगी एक दूसरे के। यानी कि अगर रेड कलर के लिए आप ऐसी फ्रिंज बनाए तो वायलेट के लिए फ्रिंज थोड़ी थोड़ी नजदीक आ जाएंगी, यानी ऐसे हो जाएंगी। क्या ये संभव है? हो क्या रहा है? फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का आपका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बीटा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। बताइए, रेड का वेवलेंथ अधिक होता है कि वायलेट का? रेड का वेवलेंथ अधिक होता है, ठीक है, रेड का 6000 और वायलेट का 4000, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक, और रेड का कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक। तो रेड का वेवलेंथ जाता है, यानी रेड का लिए बीटा अधिक, बीटा यानी फ्रिंज की विड्थ अधिक, फ्रिंज की विड्थ यानी फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन अधिक, और वायलेट के लिए फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन कम हो जाएगी, यानी कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार फिर से आपको बताते हैं, बीटा जो है, बीटा फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ चूंकि रेड का ज्यादा है इसलिए रेड के लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, और फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी तो वायलेट के लिए जब आप चेक कीजिएगा तो जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो रेड के मुकाबले कम आएगी, और कम आने का मतलब होगा कि जो दो फ्रिंजेस हैं उनके बीच का सेपरेशन कम हो गया, यानी कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल कम क्लोजर। ठीक है, चलिए इसे भी नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे थियोरेटिकल हैं इसीलिए मैं तुरंत आपको बताते जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल रहेंगे तब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए पूरा भरपूर समय दूंगा। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट इन फ्रेनेल बाइप्रिज्म। अभी क्या हो रहा था, फ्रेनेल बाइप्रिज्म आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने ऑब्लिक करके YDSC लिखा है। क्यों? क्वेश्चन में बाइप्रिज्म ही पूछा था, लेकिन आप जानते हैं कि YDSC और बाइप्रिज्म इसमें कोई खास डिफरेंस होता ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट के अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए मैंने इसमें YDSC भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह हम व्हाइट लाइट यूज करें YDSC में या फ्रेनेल बाइप्रिज्म में, तो सेंट्रल फ्रिंज क्या हो जाएगी, सेंट्रल फ्रिंज क्या हो जाएगी। ठीक, देखिए अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कीजिएगा तो सेंट्रल फ्रिंज, मान लीजिए रेड कलर की लाइट यूज कीजिएगा तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, रेड कलर की होगी, ब्राइट रेड। अगर आप ग्रीन कलर का यूज कीजिएगा तो सेंट्रल फ्रिंज ग्रीन कलर की होगी। आप ब्लू कलर का यूज कीजिएगा तो सेंट्रल फ्रिंज ब्लू कलर की होगी। जिस कलर का आप यूज कीजिएगा उस कलर की सेंट्रल फ्रिंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं, यानी आपने कौन कौन से कलर इस्तेमाल कर लिए, आपने सारे कलर इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, अगर आपने यहां सारे कलर इस्तेमाल कर लिए, सारे कलर आप इंसिडेंट करा रहे हैं, तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, सेंट्रल फ्रिंज के पास सारे कलर्स होंगे, विबग्योर। और जब सारे कलर मिलेंगे तो क्या आपका दिखेगा सेंट्रल फ्रिंज, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो कलर्ड ऑप्शन नहीं होगा। कलर्ड तब होगा जब मोनोक्रोमेटिक यूज करेंगे, डार्क तो होगा ही नहीं। अगर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज डार्क होगा ही नहीं। ठीक, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं, व्हाइट ही कलर का दिखेगा। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कराया है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूटन्स रिंग्स आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन और इक्वल थिकनेस और इक्वल रेडियाई या बोथ ए एंड बी, यानी इक्वल इंक्लिनेशन की भी है और थिकनेस की भी है। सोच के बताइए फिर से, क्या आपने इसको पढ़ा है, क्या आपने रिवीजन कर लिया है? अगर कर लिया है तो इस वीडियो का आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर देखने से पहले अपने नोट्स में जाइए और उसको सर्च कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ही इसका आंसर देखिएगा। ठीक, फिलहाल मैं आपको बताता हूं। अब वो ईमानदारी तो आपके ऊपर है कि लेमैन की तरह आप बैठकर वीडियो आगे देख लेते हैं या आप नोट्स खोलकर एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैं आपको बताता हूं, न्यूटन्स रिंग्स आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन या थिकनेस या रेडियाई या बोथ इंक्लिनेशन एंड थिकनेस। तो देखिए न्यूटन्स रिंग कॉन्सिक्वेंस किसका है, न्यूटन्स रिंग क्यों होता है, क्योंकि आपकी क्या बनती है, वेज शेप एयर फिल्म बनती है। क्या बनता है, वेज शेप एयर फिल्म बनता है। वेज शेप्ड एयर फिल्म, यहां देखिए ये वेज शेप एयर फिल्म बनी। और वेज शेप एयर फिल्म में जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं, इसमें बनती हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। जब आपको कोई पर्टिकुलर टी थिकनेस दिख जाएगी तुरंत आपको ब्राइट फ्रिंज दिख जाएगी, है ना, तुरंत आपको ब्राइट फ्रिंज दिख जाएगी। वो जैसे ही पर्टिकुलर टी थिकनेस खत्म होगी उसके बाद आपको डार्क फ्रिंज, फिर टी का ही कुछ आप मल्टीपल लेते जाइएगा और आपको थिकनेस दिखती जाएंगी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस दिखती जाएंगी टी के ही कुछ मल्टीपल में। ठीक है, तो यहां पर क्या होती हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस मिलती है। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। तो जिसने वेज शेप पढ़ा है उसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं रखा है, लेकिन क्या आप इसे कर पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ाई की है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने इंक्लूड किया।
सारा नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे सामने बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, स्क्रीन को सोर्स से 100 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो ये ऑब्वियसली कैपिटल डी दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द फ्रिंज विड्थ इज 0.01 सेंटीमीटर, फ्रिंज विड्थ क्या होती है बीटा, बीटा क्या दिया है 0.01 सेंटीमीटर, और बोल रहा है एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लाइट की वेवलेंथ कितनी दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज, दो कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी स्मॉल डी क्या होगी। ठीक है, स्मॉल डी क्या होगा आपका। ठीक, आप जानते हैं चाहे आप फ्रेनेल बाइप्रिज्म की बात करें या फिर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, फॉर्मूला आपका सेम होता है, बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप स्मॉल डी लिख सकते हैं कैपिटल डी लैम्डा अपॉन बीटा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये आपका 100 सेंटीमीटर इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 0.01 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, और स्मॉल डी आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। फिर जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो स्मॉल डी की वैल्यू आएगी आपकी 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल डी आएगा 0.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो इसमें तो कुछ नहीं रखा था आपके इस प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं रखा था अगर आपने ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है। ठीक है, पर फिर भी हम लोग फ्रेनेल बाइप्रिज्म की थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ये 0.6 सेंटीमीटर है। हम आपको फ्रेनेल बाइप्रिज्म के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि YDSC और FB में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, जब आप YDSC लेते हैं तो इसमें जो दो सोर्सेज होते हैं ये दोनों रियल सोर्सेज हैं। एक यहाँ पर सोर्स है, यहां से आपने दो रियल सोर्सेज S1 S2 बनाए हैं, ये आपका स्क्रीन है। दोनों सोर्सेज जो हैं, स्लिट्स जो हैं, इनके बीच की सेपरेशन को आप स्मॉल डी कहते हैं, जो कि दोनों स्लिट्स क्या हैं रियल स्लिट्स हैं। ठीक है, रियल सोर्सेज हैं ये। और देखिए, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को आप कैपिटल डी कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं। लेकिन फ्रेनेल बाइप्रिज्म में जब आप बाइप्रिज्म रखते हैं, यहां पर आप रियल सोर्स रखते हैं S, और ये है आपका स्क्रीन। रियल सोर्स S से बाइप्रिज्म के बीच के डिस्टेंस को आप A कहते हैं, बाइप्रिज्म से स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को आप B कहते हैं, और टोटल डिस्टेंस आपका कैपिटल D होता है। ठीक है, तो यहां पर स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की नहीं, सोर्सेज ऑफ और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। पर तो क्या फॉर्मूला गलत हो गया? नहीं, फॉर्मूला इसलिए गलत नहीं हुआ क्योंकि जहां सोर्सेज बन रहे हैं वहीं पर दो स्लिट्स भी बनते हैं। ऐसा लगता है कि दो स्लिट्स भी बने हैं। कैसे? जब आप देखते हैं फ्रेनेल बाइप्रिज्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक जो लाइट आ रही है वो यहाँ किसी सोर्स S1 से आ रही है और दूसरी लाइट यहाँ किसी सोर्स S2 से आ रही है। और ये दोनों सोर्सेस कैसे बनते हैं? ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस वर्चुअल सोर्सेस होते हैं, वर्चुअल इमेजिनरी सोर्सेस होते हैं। ठीक है, सो दीज आर टू बेसिक डिफरेंसेस कि स्मॉल डी और कैपिटल डी का मायने थोड़ा सा बदल जाता है फ्रेनेल बाइप्रिज्म में। होप आपको जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाया था वो पूरी तरह से आपको फिर से याद आ गया होगा, रिवाइंड हो गया होगा। ठीक है, तो इसे आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अपने नोट्स से भी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है थियोरेटिकल है, पर मुझे 2-3 जगह पर दिखा। ठीक है, 2-3 जगह पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ और 2-3 बार इसे पूछ लिया गया। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि द न्यूटन्स रिंग्स आर यूजली स्टडीज इन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉट इन ट्रांसमिटेड लाइट बिकॉज ऑफ। न्यूटन रिंग की स्टडी आप रिफ्लेक्टेड लाइट में करते हैं, न कि ट्रांसमिटेड लाइट में करते हैं। पहले आप समझ लीजिए है क्या। जब आप न्यूटन रिंग की स्टडी करते हैं तो आप यहां पर एक इस तरह का एक हाफ शेडेड, मतलब जो कि पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाते हैं। यहां पर आपका सोर्स होता है जहां से लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर ये न्यूटन्स रिंग वाले अरेंजमेंट पर पड़ती है, और यहां पर पढ़ने के बाद फिर से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर जाती है, और यहां पर आप ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। आप टेलीस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर लगाकर, यहाँ पे माइक्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर लगा के देखते हैं, तो क्या हुई, लाइट गई और रिफ्लेक्ट बैक हुई, उस लाइट को आपने देखा। अगर आप टेलीस्कोप या जो भी ऑब्जर्वेशन है आप यहां से करते तो वो लाइट यहां से ट्रांसमिट होकर आती तो आप करते। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू आपने ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी की। और अभी जो आप स्टडी कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट्स में, वो आपने कैसे की है, आपने थियरी भी जनरेट की है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो कैसे किया है, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए किया है। तो क्यों आपने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए किया, क्यों आपने ट्रांसमिटेड लाइट के लिए नहीं किया? इसके पीछे देखिए 4 कारण दिए हैं। पहला दिया है कन्वीनियंस इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। कन्वीनियंस होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, पहला ये दिया है। दूसरा दिया है हायर इंटेंसिटी इन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है। तीसरा दिया है हायर कोहेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, हायर कोहेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। और चौथा दिया है बेटर विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, फ्रिंजेस की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, ठीक है। देखिए इसमें से क्या सही नहीं हो सकता। कन्वीनियंस इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये देखिए ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां बना लिया होता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होती, नीचे बनाते ऊपर बनाते क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो हमारा ये चीज तो सही नहीं है। दूसरा और तीसरा पॉइंट है उसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। उससे पहले हम तीसरे पॉइंट को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, हायर कोहेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट हो चाहे रिफ्रैक्टेड लाइट हो, न्यूटन्स रिंग में वेज शेप्ड एयर फिल्म बनती है, और इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए दो जो लाइट्स आ रही हैं वो कोहेरेंट हैं। तो कोहेरेंसी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमने ना इसके बारे में ज्यादा पढ़ाई की है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब आइए सेकंड और फोर्थ पर, हायर इंटेंसिटी इन रिफ्लेक्टेड लाइट और बेटर विजिबिलिटी इन फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखिए जब भी आप नॉर्मल आप थिन फिल्म देख लीजिए, तो नॉर्मल जो थिन फिल्म होती है उसमें जब आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो आपको पता है 94% लाइट ट्रांसमिट होती है, सिर्फ 96% आप मान लीजिए, सिर्फ 4% लाइट जो है आपकी क्या हो रही है, 4% लाइट जो है आपकी वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन में या ट्रांसमिशन में, है ना, आप कहें ट्रांसमिशन में ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। दूसरा पॉइंट भी कि ट्रांसमिशन में इंटेंसिटी ज्यादा है, आप बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट सही हो गया, बेटर विजिबिलिटी, बेटर विजिबिलिटी। पर ये पॉइंट सही कैसे हुआ? सही इस तरीके से हुआ, आपको याद है कि जब आपने कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में एक और चीज थी, विजिबिलिटी इंटरफेरेंस पैटर्न की कब होगी, जब एम्पलीट्यूड A1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू A2 होगा या I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I2 होगा। ये कंडीशन है। इंटेंसिटी दोनों की लगभग सेम होनी चाहिए या दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग सेम होना चाहिए। आप देखिए जब ट्रांसमिशन होता है तो पहली लाइट की इंटेंसिटी है 96%,
ठीक है, ये अगर 100% है तो पहले लाइट की इंटेंसिटी है 96% और दूसरे की आते आते ऐसे नहीं, ऐसा दूसरे की आएगी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.01 या 0.02 समथिंग। तो एक की इंटेंसिटी 96 है, मान लीजिए एक की 96 है और दूसरे की कितनी है, 0.01 है। बताइए कितना ज्यादा इंटेंसिटी का डिफरेंस है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक की शो 4 होगी, एक की 3% होगी, एक की 2% होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटीज लगभग इक्वल है। ठीक है, नोट्स में ये फिगर बना हुआ है, ठीक, जिसमें परसेंटेज जो है ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। वहां पे आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है, जो आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उनकी जो इंटेंसिटीज है वो लगभग कंपेरेबल है। I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I2। तो वो क्या करेंगी, वो एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी जहां पर आपको मैक्सिमा मिनिमा साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि आपको कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन का पूरा फ्रेमिंग समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना बेसिक है पर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर यहाँ हायर कोहेरेंस पे सोचने लगेंगे, आप कन्वीनियंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप सोचने लगेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा डी। इसको लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, अपने भाषा में इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न एट अ पॉइंट, इंटरफेरेंस पैटर्न में किसी पॉइंट पर आपको 12th ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा है। किसके लिए, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए। ठीक है, तो 12th ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा है। मान लीजिए आपका इंटरफेरेंस पैटर्न था स्क्रीन पर 1 2 3 4 5, ये सेंट्रल था, सेंट्रल मैक्सिमा, और ऐसे करते करते यहां पर आपको 12th ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा था। ठीक है, किसके लिए, जब आपने वेवलेंथ क्या यूज किया था, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि इफ λ2 इज 4800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अभी वेवलेंथ आपने 4800 एंगस्ट्रॉम कर दिया, तब आपको कौन सा ऑर्डर दिखेगा सेम पॉइंट पर। ठीक है, सेम पॉइंट पर आपको कौन सा ऑर्डर दिखेगा। आप जानते हैं ये डिस्टेंस जो x होती है इसको आप कैसे दिखाते हैं, x इज इक्वल्स टू n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। ठीक है, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, देखिए आप पहले वाले के लिए इसको 12th ऑर्डर माने, मान लीजिए इसको n1 मान लें, तो क्या लिख सकते हैं आप, n1 लैम्डा 1 d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू x। ये डिस्टेंस अगर x है, अब आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया तो ऑर्डर मान लीजिए आपका λ2 हो जाता है। जब आपने λ2 यूज किया तो ऑर्डर n2 हो जाता है, सॉरी n2 हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, n2 λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू x, क्योंकि सेम पोजीशन पे बोल रहा है। देन विजिबल ऑर्डर इज किस पे, एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जहां पर आपको 12th ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा था। ठीक है, तो x भी नहीं बदला, कैपिटल D स्मॉल d नहीं बदला, क्या बदला, n1 λ1 n2 λ2। ठीक है, तो आप इन दोनों को आप देखिए, आप चाहे डिवाइड कर लीजिए या जो कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2। ठीक है, n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल्स टू n1 λ1 अपॉन λ2। n1 क्या हो जाएगा, n1 आपका 12th ऑर्डर, λ1 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन λ2 4800। ठीक है, आप देखिए 12 से ही डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा
12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, 5/4 और 4 3 जा 12, तो आ जाएगा 3 5 जा 15। यानी जो अब ऑर्डर आपको दिखेगा वो कौन सा होगा? 15th ऑर्डर का मैक्सिमा दिखेगा। कौन से ऑर्डर का? 15th ऑर्डर का मैक्सिमा दिखेगा। ठीक है, 15वें ऑर्डर का आपको मैक्सिमा दिखेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? कुछ आपको करना नहीं था। ये चीज अगर जिसके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से फिट हैं वो तो इस क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट इस रिजल्ट में पहुंच जाएगा। n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आपसे जब भी पूछे, यहाँ YDSC बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है, आप YDSC बोलिए, फ्रेनेल बाइप्रिज्म बोलिए, सब जगह आप यही, न्यूटन्स रिंग में पूछेगा तो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है एक थियोरेटिकल क्वेश्चन ही हो जाएगा अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो। क्वेश्चन है, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट when a glass plate of thickness t and refractive index ri, refractive index mu, is placed in path of one ray, दो रेज होती हैं, S1 से निकलने वाली, S2 से निकलने वाली, इनके पाथ में एक ग्लास प्लेट रख दिया t थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो पूछ रहा है कि द एंटायर फ्रिंज विल शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस, पूरा फ्रिंज किस डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा। आपने अगर नोट्स पढ़ रखा है, ठीक, तो आपको सीधे सीधे ये आंसर दिख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन आपका हेल्प करेगा अदर क्वेश्चंस, जैसे अगर आपसे थिकनेस पूछ लिया कभी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया तो उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, कितना शिफ्ट होगा? डेल्टा एक्स जो शिफ्ट होगा वो होगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ है इस तरीके से, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बस मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, इंटरफेरेंस पे ही कोशिश करते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस करें। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने जैसे डिमांड की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ले आऊंगा पोलराइजेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, इजी चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, आराम से क्वेश्चंस आप देखते रहिए। एक और आपको बात बताते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद भी आप एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को अपने मन से ट्राई कीजिए, फिर आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर से एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।